जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय और हम अपना एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर 7 है, पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब हम बात करें पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके अंदर हम 3 कंट्रीज के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। चाइना, ठीक है, फिर उसके बाद जापान, ठीक है, और क्या है, कोरिया। बीच में थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पे आप देखोगे तो ताइवान का भी जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ में इसे निपटा दिया गया, ज्यादा इसके बारे में स्ट्रेच नहीं किया। बट जो मेनली सबसे पहले हम जापान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चाइना के बारे में, और तीसरा कोरिया के बारे में। जिसके पास पुरानी बुक्स हैं उसमें हमें कोरिया के बारे में नहीं दे रखा, बट न्यू बुक में हमें कोरिया के बारे में दे रखा था। हम उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, तो हम वो चीज भी कवर अप करेंगे इस वीडियोस के अंदर। ठीक है, ये वीडियोस काफी सारे सेगमेंट्स में होंगी क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है इस क्लास 11th की। तो हम इसे काफी सेगमेंट्स में हम मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको एशिया का मैप बनाऊं, ठीक है, रशिया से आता हुआ, ठीक है, नीचे चाइना, जापान, इंडिया की तरफ, थोड़ा यूरोप के हिस्से को आधा काट कट कर दे, तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। ईस्ट एशिया मतलब इस वाले हिस्से को बोला गया। ठीक है, साउथ ईस्ट भी नहीं बोला, साउथ में सबसे साउथ होगा, तो ईस्ट एशिया मतलब एक टाइप से ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला, जिसके अंदर क्या आता है, हमारा चाइना आ गया, ठीक है, ताइवान आ गया, फिर हमारे यहाँ पे जापान आ गया, जापान के बाद और कौन सा आ गया, कोरिया आ गया, कोरिया भी इसी साइड में आ गया। तो इस मतलब ये जो 4-5 कंट्री, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बिगिनिंग मतलब 1800 से 1900 के बीच में, ठीक है, इस पीरियड के दौरान पे वॉज डोमिनेटेड बाय चाइना। ठीक है, ईस्ट एशिया ये जो पूरा हिस्सा, ये कौन डोमिनेट कर रहा है, चाइना इसे अकेला डोमिनेट कर रहा है। द क्विंग डायनेस्टी हियर अ लॉन्ग ट्रेडिशन सीम्ड सिक्योर इन इट्स पावर व्हाइल जापान वाज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री सीम्ड टू बी लॉक्ड इन आइसोलेशन। अब बोले यहाँ पे क्विंग डायनेस्टी की बात की, क्विंग डायनेस्टी कहाँ की है, जो क्विंग डायनेस्टी वो है चाइना की। ठीक है, अब चाइना की जो डायनेस्टी थी उसके पास एक मतलब एक लॉन्ग ट्रेडिशन था कि उन्होंने ना जो पावर थी अपने हाथ में रखी हुई थी। और जब यहाँ पे हम दूसरे जो चाइना का ही नेबरिंग कंट्री जो कि क्या है, जापान, वॉज स्मॉल आइलैंड कंट्री, वो क्या है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो क्या है, एक बहुत छोटी सी आइलैंड कंट्री, शायद आपको यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये चाइना दिख रहा है, ठीक है, और ये आप देखिए ये जापान है, ये पूरा, अगर देखो मतलब आइलैंड भी, ये सारा का क्या है, जापान है। तो यहाँ पे हैवीली जो डोमिनेट कर रहा था वो कौन था, चाइना था। डोमिनेट कौन कर रहा था, चाइना डोमिनेट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर येट विद इन अ फ्यू डिकेट्स, डिकेट्स मतलब कितने होता है, एक डिकेट में 10 साल होते हैं। ठीक है, yet within a few decades China was thrown into turmoil unable to face the colonial challenge। अब क्या था, कुछ सालों में, ठीक है, अब जो हम बात करती है तो हमारे 1800 से इसकी बात की गई है, बट कुछ डिकेड्स में हम देखते हैं कि चाइना के अंदर एक टर्मोइल आ गया, मतलब एक टाइप से जो चाइना था इंटरनली शेक हो रहा था। इंटरनल शेक मतलब उसकी पावर कमजोर हो रही थी। अनेबल टू फेस कॉलोनियल चैलेंजेस, कॉलोनियल चैलेंजेस मतलब कि अगर हम देखते हैं कि पास्ट में अगर देखोगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, फिर उसके बाद जापान, फ्रेंच, ये सारे के सारे क्या है, अपनी कॉलोनी बाहर, मतलब कॉलोनी होते है अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री पे जाके उस पर अटैक करना, ठीक है, या फिर उसे कैप्चर करके अपनी कॉलोनी बना देना। तो इस टाइप के चैलेंजेस जो थे ना, चाइना फेस नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या है, चाइना की गवर्नमेंट जो थी धीरे धीरे करके कमजोर होती जाती है। और हम एक टाइम आएगा जब देखेंगे चाइना को जापान जैसी कंट्रीज ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, चलिए। The imperial government lost political control, was unable to reform effectively, and the country was convulsed, क्या कहते हैं, convulsed by civil war। ठीक है, अब क्या था, एक ही वर्ड को 3 बार बोला, वो भी गलत। देखो अब कहते हैं, तो इंपीरियल गवर्नमेंट जो थी, इंपीरियल गवर्नमेंट जो वहां की चाइना में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो इंपीरियल मतलब कि जो एक टाइप से डिक्टेटरशिप या जो कहते हैं अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट थी, लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, उसने क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल अपना खो दिया। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से बाहर से अटैक हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, आपके अंदर एक क्या कहते हैं, जो लोग हैं, जो सिटीजन है, वो आपको सपोर्ट नहीं करे, तो आप एक ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल कंट्रोल खोगे। वॉज अनेबल टू रिफॉर्म इफेक्टिवली, अब जो भी वो पॉलिसीज लेके आए थे, जो भी पॉलिसीज या जो भी रिफॉर्म्स लेके आए थे, वो अच्छे से नहीं चल पा रहे थे।
एंड द कंट्री वॉज कन्वल्स्ड बाय सिविल वॉर। मतलब कि एक जो कंट्री थी उसके अंदर क्या हो गया, सिविल वॉर उसे घेर गया या खा गया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिविल वॉर वहां पे होना शुरू हुई। सिविल वॉर क्या होता है, जब जो लोग होते हैं, ठीक है, जो वहां के क्या है सिटीजन्स है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दे, रिवोल्ट करने लग जाए, ठीक है, या फिर उनके हाथ में आर्म्स आ जाए, तो इसे हम टाइप का सिविल वॉर कहेंगे, ठीक है। कि सिविल मतलब लोग, नॉर्मल जो लोग हैं वो क्या करना है, आपस में लड़ाई करने लग जाए। आगे चलते हैं। जापान on the other hand was successful in building a modern nation state, creating an industrial economy and even establish a colonial empire by incorporating Taiwan, Korea। अब ये बोला गया, देखो चाइना में तो टर्मोइल चल रहा था, बट जापान की जब हम बात करते हैं, जापान में क्या था, वो सक्सेसफुल साबित हो रहा था। किस लिए, अपने आप को एक नेशन या जो उसका हुड है, नेशनल हुड है, उसे स्ट्रांग बना रहा था, ठीक है। नेशनलिज्म जापान के अंदर बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। उसने अपनी इंडस्ट्री को भी बहुत तेजी से डेवलप किया, और जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो क्या ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी भी यहाँ पे हमें डेवलप होती हुई देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कंबाइनली बोला गया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब कि ऐसी जगह जहां पे क्या है कि इंडस्ट्री से मतलब पैसा इन्फ्लक्स हो किसी कंट्री के अंदर, जो क्या है एक ऑब्वियसली वो कंट्री जहां पे जो इंडस्ट्री है वो रैपिड से डेवलप हो, उसके वजह से पैसा भी बहुत तेज से आए और ओवरऑल कंट्री डेवलप हो। इस टाइप का सिनेरियो हमें जापान में देखने को मिलता है। एंड इवन स्टैब्लिश अ कॉलोनियल एम्पायर। अब जापान ने देखा कि देखो ब्रिटिशर है, फ्रेंच है, बाकी जितनी भी कंट्री है वो क्या करे, फ्रांस, फ्रेंच की फ्रांस, जितनी भी कंट्री वो क्या करे, कॉलोनियल एम्पायर बना रही है। तो जापान ने कहा अगर हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने एक स्ट्रांग नेशन, हम आगे जाके देखेंगे एक मोटो था, स्ट्रांग नेशन स्ट्रांग आर्मी। तो उन्होंने कहा अगर हमें इस मोटो को साबित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलोनियल एक्सपेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, आगे जाके कुछ कंट्री जैसे ताइवान होगी, ताइवान को कब 1895 में, कोरिया को कब 1910 में अपनी कॉलोनी बना ली थी। और अगर हम आगे चले, इट डिफीटेड चाइना, the land that had been the source of its culture and ideals in 1894 and Russia European power in 1905। अब इसने सिर्फ ताइवान और कोरिया को कैप्चर नहीं किया था, उसने चाइना को भी कैप्चर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रशिया को भी कैप्चर किया, यूरोपियन कुछ पावर को भी कैप्चर किया था। आप ये डेट्स याद रखना, ताइवान को कब 1895 में, उससे एक साल पहले चाइना को किया था, फिर कोरिया को कब 1910 में, यूरोपियन पावर को कब 1905 में डिफीट किया। तो ये जो सिनेरियो था, मतलब देख रहे हो कि पहले जो चाइना था, ये अगर हम चाइना की बात करें और ये जापान, चाइना पहले क्या होता, डेवलप कर रहा था, ठीक है, और जापान उतना डेवलप नहीं कर रहा था। बाद में जब कुछ टाइम बाद देखते हैं कि चाइना जो था वो डिक्लाइन की राह पे चला था, बट जापान डेवलप करता हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर हम और आगे जाएंगे ना, जब हम चैप्टर की डिटेल में जाएंगे तब हम देखेंगे चाइना फिर से अपने आप को डेवलप करता हुआ देखने को मिलता है, बट जापान फिर से नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। फिर जब हम और आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि चाइना भी डेवलप कर रहा है और जापान भी अपने आप को डेवलप करता हुआ देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई, चलिए और आगे चलते हैं। द चाइनीज रिएक्टेड स्लोली The Chinese reacted slowly and faced immense difficulties as they sought to redefine their tradition and cope with the modern world and to rebuild their nation's strength and become free from Western and Japanese control। अब क्या था, चाइनीज को लगा, देखो मैंने अभी आपको थोड़ा ऊपर ये समझाया था कि चाइना यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, है कि नहीं, और जापान ऊपर की तरफ। जब चाइना डिक्लाइन की तरफ जाने लगा तो चाइना सोचने लगी यार हम क्या गलती कर रहे हैं, ऐसा क्या करें जो हमारे ऊपर लोग कैप्चर कर जा रहे हैं, हम अपने आप को एक पावरफुल दिखाई नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज हम इस वाले पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। चाइना रिएक्टेड स्लोली एंड फेस्ड इमेंस डिफिकल्टीज एज दे सॉट टू रीडिफाइन देयर ट्रेडिशन। अब उन्हें सोचा कि यार हम देखो हम गलती करें, हमें पता है, बट धीरे धीरे करके ना उन्होंने क्या किया, इस गलती को ना जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उन्हें सॉर्ट डाउन करना शुरू किया, उन्हें टैकल डाउन करना शुरू किया। अच्छा ये गलती है, हम इसे ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, ये गलती है, हम इसे ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मतलब चाइना ने शुरू किया, बट शुरू किया, ठीक है, जो भी उसे डिफिकल्टीज फेस हो रही थी। रीडिफाइन द ट्रेडिशन एंड कोप विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अब क्या होगा कि जब वो जो डिफिकल्टीज है उसे ओवरकम करेगा तो क्या कहेगा कि जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड अगर जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, चाइना मॉडर्न वर्ल्ड में मान लो कि इंटरनेट आ गया, ठीक है, चाइना में नहीं है, तो चाइना ने क्या कहा, हमें भी क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना बेशक मॉडर्न वर्ल्ड आगे था, बट चाइना भी धीरे धीरे करके उनका पीछा करता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड टू रीबिल्ड देयर नेशनल स्ट्रेंथ
एंड बिकम फ्री फ्रॉम वेस्टर्न एंड जैपनीज कंट्रोल। उसने कहा हमें अपने आप को वापस क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। नेशनल स्ट्रेंथ का मतलब अपने आप को, ठीक है, जो चाइना की जो स्ट्रेंथ है उसे मजबूत करना पड़ेगा और अपने आप को फ्री करना पड़ेगा किससे, वेस्टर्न आइडिया से, वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न पावर से, यूएसए, जापान, ब्रिटिश, फ्रांस, इन सारी जगह से। और जापानीज ने जो उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, मतलब जापानीज जो उनके ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए, इनसे भी हमें अपने आप को ओवरकम करना पड़ेगा। They found that they could achieve both objective of removing inequality and of rebuilding their country through revolution। तो चाइना के दिमाग में एक चीज है, देखो हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या, जो इनइक्वालिटी है देखो, और अपने कंट्री को क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। रीबिल्ड मतलब दोबारा से अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाना है। ये कैसे होगा, जब हम अपनी कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन करेंगे। अब इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी मतलब जैसे रिच है और पुअर के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो गैप है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। रीबिल्डिंग देयर कंट्री मतलब रीबिल्डिंग कैसे करेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। पावरफुल किस सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, ठीक है, और किस सेंस में, अपनी मिलिट्री के सेंस में। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमी, मिलिट्री और भी काफी सारे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। ये चीजें जो पॉलिटिकल, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं क्या है, एक कंट्री को स्ट्रांग बनाते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, तो एक क्रांति जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, देखो अब क्या था चाइना में ना, पार्टी जो आई थी उसमें सबसे पावरफुल पार्टी जो इमर्ज होके आई, जो हम आगे भी देखते आज के टाइम पे भी देखते हैं, वो थी सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम सिविल वॉर इन 1949। अब क्या था 1949 में क्या हुआ, सीसीपी जो पार्टी थी वो एमर्ज होके आई थी, सिविल वॉर को उसने ओवरकम कर दिया था। 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, ठीक है। ये डब्ल्यू क्या बना दिया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू क्या होता खत्म हुआ था। उसके 4 साल बाद सीसीपी जो थी एमर्ज हो गई थी। हाउएवर बाय द एंड ऑफ 1970s Chinese leader felt that the ideology system was retarding economic growth and development। अब क्या होता जब 1949 में एक बंदा आया था जिसका नाम क्या था, शायद माओ था, ठीक है। माओ आया था, उसने कहा हमें ना अपनी आइडियोलॉजी पे फोकस करना चाहिए रेदर देन स्किल पे, ठीक है। उसने कहा हमें अपनी आइडियोलॉजी पे फोकस करना है, स्किल तो यार क्या ही करेंगे, आइडियोलॉजी हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू मेक अ सोशलिस्ट मैन, वो क्या है आगे बताऊंगा मैं। बट इस ये जो आइडियोलॉजी पे जब उसने फोकस करना शुरू किया ना, तो क्या हम वहां देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिटार्ड हुई थी, मतलब एक टाइप से पीछे हो रही थी, स्लो हो रही थी, और हमें एक टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर देखने को मिलता है, और डेवलपमेंट भी हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। जब लोग आइडियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं ना एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ये चीजें देखना लाजमी है, ठीक है। अगर तुम स्किल को छोड़ दो, सिर्फ आइडियोलॉजी पे फोकस, नहीं आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज होगी, ठीक है। कंट्री लैक करेगा ही करेगा। तो 1970s के बाद क्या हुआ, ये चीजें जब माओ की डेथ वेथ हो गई थी, ठीक है, जब एक दूसरा बंदा पावर में, तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। दिस लेड टू द वाइड रेंजिंग रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी दैट ब्रॉट बैक कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इवन एज द कम्युनिस्ट पार्टी रिटेन पॉलिटिकल पावर। अब क्या था 1970s के बाद कम्युनिस्ट पार्टी तो पावर में थी, उसके अलावा क्या कैपिटलिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब अपनी इकोनॉमी को खोला गया, प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। फ्री मार्केट को ज्यादा प्रमोट किया गया। फ्री मार्केट मतलब इन सेंस कि कोई भी आके अपने ट्रेड को वहां पे स्टैब्लिश कर सकता है। इस टाइप की जो चीजें थी चाइना में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जापान became an advanced industrial nation, but its drive for empire led to war and defeat at the hand of Anglo-American forces। जापान एक अच्छा खासा, मतलब कहते हैं जापान आज भी देखोगे ना, अगर अब वहां पे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भी क्लेमिटी क्या कहते हैं, कोई भी डिजास्टर या कुछ भी आता है, जापान अपने आप को बहुत तेजी से रैपिड बिल्डअप कर देता है। उसी स्पीड से जापान उस टाइम पे भी अपने आप को बिल्डअप कर रहा था। वो क्या बन गया था, एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन, मतलब बहुत तेज, इतनी तेज से उसने अपने आप को डेवलप किया ना कि हर जगह आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उसकी इकोनॉमी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो करी थी। बट इट ड्राइव फॉर एम्पायर, बट उसकी जो लालच थी ना कि हमें अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाना है, एक क्या कहते हैं, अपने एम्पायर को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो इस वजह से वो जापान वॉर में उलझ गया, और उसकी वजह से क्या डिफीट जो थी उसके थाली में परोस की दी गई। मतलब कि जापान ने एक टाइप से उसने कहा मेरे पास पैसा बहुत है, आर्मी अच्छी है, मैं जाके क्या करता हूँ, अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर देता हूँ। बट जापान को यहाँ पे क्या हुआ, वॉर में इकोनॉमी लॉस होता ही है, ठीक है। वॉर में नेशन की इकोनॉमी, जैसे अगर आप करंट सिनेरियो में देखो, करंट में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का,
ठीक है। उसके अलावा इजराइल पैलेस्तीन का, ठीक है। तो आप ये चीजें देखोगे ना, इन वॉर में क्या हो रहा है, इन वॉर में उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो वैसे ही जापान के साथ भी हो रहा था। जापान वॉर में तो लड़ गया, बट उसके पास पैसे दी दी करके क्या हुआ, उसकी इकोनॉमी गिरती दिख रही है। हमें इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सी बात है, वो उसे हार का भी क्या कहते हैं, उसे चखना पड़ गया, क्या कहते हैं, हार भी चखनी पड़ गई, ठीक है। कौन, एंग्लो अमेरिकन ने उन्हें हरा दिया। द यूएस ऑक्यूपेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड जापान बिल्ड इट्स इकोनॉमी टू emerge by the 1970s as a major economic war। अब क्या था कि जब वर्ल्ड, देखो तुम कहोगे ना वर्ल्ड वॉर टू क्यों बताया, 1945 में क्या हुआ, जापान अपने आप को ना स्ट्रांग बनाया था। जापान मतलब जो था अलायंस था, ठीक है, काफी कंट्रीज के साथ। तो क्या हुआ कि जब यूएसए, मान लो तू जो, तुम्हें पूरा नहीं बताऊंगा बट थोड़ा सा, कि यूएस ने इसके अगेंस्ट था। तो क्या हुआ, जापान जब सरेंडर करने वाला था ना, ऑलमोस्ट तो आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर में ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो उसमें यूएसए ने क्या किया था, 2 बॉम्ब गिराए थे जापान के ऊपर, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जापान को ना बहुत बुरी तरीके से झटका लगा था, और जापान की जो सिविलाइजेशन थी बहुत साल पीछे चली गई थी। तो यही चीज बोला गया, यूएस ऑक्यूपेशन। फिर उसके बाद यूएसए आया, और यूएसए ने कहा तुम हमें पैसे दो और हम तुम्हारी जापान को रीबिल्ड करने में मदद करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा सीन है, मैंने बस तुम्हें बहुत छोटा सा हिस्सा बताया इस चीज का। तो यूएस ऑक्यूपेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब जब यूएसए ने बॉम्ब गिराया, और यूएसए ने फिर क्या किया, जापान पे कैप्चर के लिए, मतलब कैप्चर क्या, एक टाइप से सॉफ्ट पावर का यूज करके जापान को डिफीट किया। सॉफ्ट पावर मतलब मेंटली उन्हें नीचे करना। इससे से क्या हुआ, जो जापान में पहले जो गवर्नमेंट थी उसे हटा के क्या किया, अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को लाया गया, और जापान को दोबारा रिबिल्ड किया गया। इट्स इकोनॉमी एमर्ज बाय 1970s तक। हम देखते हैं कि जापान की जो इकोनॉमी थी वो एज अ मेजर पावरफुल, मतलब इकोनॉमी उभर के आ रही थी। द जापानीज पाथ टू मॉडर्नाइजेशन was built on capitalism principle and took place within a world dominated by western colonialism। अगर तो जापानीज पाथ जो मॉडर्न, मतलब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोले जापानी जो मॉडर्न की तरफ जा रहे थे, जापानी जो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते, अपने आप को डेवलप करने की तरफ जाते, उनका जो रास्ता था किस चीज से भरा था, कैपिटलिज्म से भरा था, ठीक है। और जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड था, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री ने जापान पे डोमिनेशन बना के रखा था। आज भी देखोगे जो जापानीज है, वो जापान जो है वो हैविली क्या कहते हैं, डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्री। Japanese expansion was justified by the call to resist Western domination and liberal Asia। अब जो पहले जापान ने क्या अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की थी, वो उसने क्या कहा था कि हम क्यों अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वेस्टर्न डोमिनेशन नहीं चाहिए। वेस्टर्न जो डोमिनेट करे अलग अलग कंट्रीज पे, अपने कॉलोनी स्टैब्लिश करना है, हमें क्या है, हमें वेस्टर्न की कॉलोनी नहीं बननी है। इस वजह से हम अपने आप को एक्सपेंड करे थे, और एशिया को लिबरेट करना है इन वेस्टर्न आइडियाज से, इन सब चीजों से। बट एंड में क्या हो, जापानी जो थे वो खुद एक कॉलोनी बन के रह गए। कॉलोनी मतलब एक टाइप से वेस्टर्न पावर के अंदर आज भी हमने देखने को मिलता है। जापान की जो खुद की मिलिट्री है ना, लाइक जापान खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए ना यूएसए पे डिपेंड करता है। जापान की जो सिक्योरिटी है वो यूएसए संभालता है आज भी, आप अगर देखोगे तो। द रैपिड डेवलपमेंट अंडरलाइन द स्ट्रेंथ ऑफ tradition in Japan institution and society, their ability to learn and strengthen the nation। ये बोलेगे जो रैपिड डेवलपमेंट अंडरलाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडिशन इन जापान इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी एंड देयर एबिलिटी टू, वही चीज जापान जो है ना, अगर इतनी तेज से इसीलिए डेवलप कर पाता है क्योंकि वो अपने चीजों को ना जल्दी जल्दी सीखता है, जल्दी जल्दी चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाता है, ठीक है। जापान में अगर आप देखोगे रोज कुछ ना कुछ तूफान आ गए, कुछ ना कुछ अटैक हो गया, तो कहता है उसका पास्ट इतना बुरा है ना कि उसने हर मुश्किलों में लड़ना सीखा है। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जापान जल्दी से उससे क्या कर लेता है, कोप अप कर पाता है। ये इस लाइन में बता रखा है। चलिए अब ब्लू वाला देखिए, मोस्टली क्या होता है ना, मैं ब्लू वाला जो चीज है ना, ये जो ब्लू बॉक्स है एंड में कराता हूँ, क्योंकि ये एक टाइप से समरी है चीजों की, बट स्टिल समरी तो ये भी थी व्हाइट वाली जो हमने ये पढ़ी थी, मतलब ये अभी तक जो हम पढ़ते हैं, बट ब्लू भी मैं आपको अभी करा दूंगा क्योंकि बाद में क्या पता कई बार दिमाग से निकल जाता है। चलिए, China and Japan have had a long tradition of historical writing, as history was important guide
फॉर द रूलर। अब कहते हैं जापान और चाइना में दोनों में क्या है, एक हमें देखते हैं हिस्टोरिकल राइटिंग हमें देखने को मिलती है। जब भी आप देखोगे, आज आप किताब पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग मौजूद है, ठीक है। अब राइटिंग से क्या होता है, लोगों को एक रियलिटी का सेंस मिलता है, हाँ ये लिखा हुआ है तो मतलब सच होगा, ठीक है। तो चाइना और जापान में क्या है, ये काफी चीजें जो थी, जो हिस्टोरिकल राइटिंग थी, बुक्स थी, नॉवेल्स थी, एक टाइप से पैम्पलेट से, ये सब काफी मात्रा में मिले गए थे, ठीक है, जो वहां के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में या वहां की सोसाइटी के बारे में बताया करते थे। The past provide the standards by which they would be judged, and the rulers established official department to maintain records and to write dynasty histories. अब कहते हैं past provides standard by which वुड बी जज। अब वही चीज कि जो बोला पास्ट से क्या है, मैंने बताया था जो भी राइटिंग होती है ये माना जाता है कि हाँ ये चीज क्या थी, ट्रू थी, ये चीज क्या थी, सच थी, ये फैक्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो ये जो पास्ट था कोई भी किसी भी कंट्री का और रिटर्न सोर्स मिल जाता है, तो वो किसी भी इंसान को ना जज करने में मदद करता है। जैसे मान लो कि वहां पे लिखा हुआ है जो XYZ रूलर है, वो क्या करता था, वो विमेन को मारता था, ठीक है, विमेन को हर्ट करता था। अब इससे क्या हुआ, जब ये चीज किताब में लिखी गई तो आपने रीड किया, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, रीड किया। अब मैंने एक क्या, मैंने एक जजमेंट बना लिया कि अरे यार ये रूलर कितना बेकार था, वुमेन्स को क्या करता था, मारता रहता था, ठीक है, उन पर अत्याचार करता था। तो हमने क्या किया, उन्हें जज कर लिया, है कि नहीं। तो यही चीज बोला गया, पास्ट क्या कहता है, आपको जज करने में मदद करता है कि जो रूलर था वो कौन कैसा था या कैसा नहीं था, या उसकी चाइना की जो या जापान की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। ये सिर्फ रूलर के बारे में नहीं, किसी भी कंट्री के बारे में बोला गया। और एंड द रूलर एस्टैब्लिश ऑफिशियल डिपार्टमेंट, और वहां पे जो रूलर्स हुआ करते वो क्या करते, एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करते जो कि इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था, एंड राइट डायनेस्टिक हिस्ट्री, और जो भी डायनेस्टी में चल रहा है उसके बारे में लिखने के लिए। अब जो रूलर्स थे वो क्यों लिखवाएंगे, देखो पहली चीज, रूलर्स जब ये लिखवाते थे तो उनका सबसे पहला मोटो होता था कि उन्हें क्या होना है, फेमस, ठीक है। अब अगर उनके जाने के बाद कोई भी किताब पढ़ेगा तो उन्हें लगा अरे रूलर क्या बढ़िया आदमी था। और कोई भी जो अगर मान लो उसने कुछ गलत किया, ठीक है, कुछ भी उसने रॉन्ग चीज की है, तो राइटर उन्हें वो चीज छुपा दिया करते थे, राइटर्स उन चीजों को लिखते नहीं थे। तो इससे क्या होता था, जो भी गलत हुआ राइटर्स नहीं लिखेंगे तो इससे क्या होगा, रूलर की एक अच्छी इमेज, ठीक है, एक क्या कहता है, अच्छी इमेज को कैसे लिख सकते हैं, गुड इमेज कह सकते हैं, ठीक है। गुड इमेज जो क्या है वर्ल्ड के सामने हमें देखने को मिलती है। तो आप कहीं भी जब भी आप रिटर्न सोर्स आता है ना, जैसे मैंने तो MA हिस्ट्री कर रखी है, तो जब भी रिटर्न सोर्स आता है, ठीक है, कोई भी क्या होगा रिटर्न सोर्स आएगा, हम क्या करेंगे उस रिटर्न सोर्स को सबसे पहले देखते हैं। जैसे मान लो कि XYZ के बारे में ही है, XYZ के अंदर जो राइटर्स थे, ठीक है, मतलब XYZ का जो रूलर था उसने क्या किया, राइटर को लिया, उसने एक बुक लिखवाई, ठीक है। अब ये जो बुक है इसमें अगर मान लो 4 पॉइंट है, 1 2 3 और कौन सी 4 पॉइंट यहाँ डाल, 4 पॉइंट है, तो ये चारों पॉइंट कहीं किसी और राइटर से मैच कर रहे हैं। और राइटर कहाँ का, किसी और कंट्री का, किसी और कंट्री के राइटर से अगर ये चारों पॉइंट मैच कर रहे होंगे तो हम मानेंगे कि हाँ चलो ये चारों पॉइंट सही है। बट अगर नहीं मैच करेंगे, सिर्फ पहला पॉइंट मैच करा हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि फोर्थ, सेकेंड और थर्ड जो है ये सारी बातें गलत लिखी गई। तो ये एक तरीका होता है हिस्ट्री को जानने का, बट इतना मतलब मैंने तो फालतू में बताया आपको, ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मिटा दो। और यार रिवाइज करते रहा करो, जैसे अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये सारी चीजें ना तुम भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा टफ है। आगे चलते हम कहाँ पे थे, सीमा कैंग। तो ये कौन है, ये एक राइटर है, कहाँ की, अभी 145 से 19 BC में। अगर किसी को BC AD समझने में दिक्कत हो तो एक बात याद रखना, ये 0 है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इससे पहले जो आता है बिफोर क्राइस्ट होता है, इसके बाद जो आता है वो आता है आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। अब ये तो क्रिश्चियन धर्म से, तो इसे चेंज करके AD में इन एनो डोमिनी इन सब में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखो सीमा कैंग जो थी वो कब थी, 145 से 90 BC, मतलब कि इस जीरो से पहले की, ठीक है। इज कंसिडर द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ अर्ली चाइना। अब जो सीमा क्वीन थी वो कहाँ थी, चाइना की ग्रेट हिस्टोरियन में काउंट किया जाता है। इन जापान चाइनीज कल्चर इन्फ्लुएंस लेड टू हिस्ट्री
being given a similar importance। अब कहते हैं जापान में कहते हैं जो चाइनीज कल्चर था, अब देखो मैंने आपको बताया था कि चाइना और जापान कितने आसपास है कि नहीं है। अब इन दोनों में जब भी इतने क्लोजनेस मेंटेन रहेगा तो इनकी ऑब्वियस बात है कल्चर भी सेम रहेंगे। तो ये जो कल्चर सेम दोनों जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो जो जापान का कल्चर था उसने चाइना में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा था, जो चाइना का जो कल्चर था उसने जापान में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा था। इन्फ्लुएंस लेड टू हिस्ट्री बीइंग सिमिलर इंपॉर्टेंस। अब जापान में भी जो कल्चर है वो चाइना में, चाइना का जो कल्चर है जापान में भी है, तो उनके से क्या जो हिस्ट्री है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों को यूनाइट करने में। One of the earliest act of the Meiji government was to establish in 1869 a bureau to collect record, right as it were, Victor's version of Meiji restoration। Meiji restoration कहाँ का? Meiji restoration जो Meiji गवर्नमेंट थी वो कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसमें बताया क्या था। जो अर्लीस्ट एक्ट है मीजी गवर्नमेंट का, उसने क्या था, मैंने यहाँ पे बताया रूलर क्या करते हैं, एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करते हैं जो भी मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो मीजी रेस्टोरेशन मीजी गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे एक स्टैब्लिश किया था क्या 1869 में एक ब्यूरो। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन्हें कलेक्ट करने के लिए, जितने भी ब्यूरो है उसे मतलब अब ब्यूरो टू कलेक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब जितने भी ब्यूरो बनाए हैं वो क्या करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जापान से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, उनके हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे कलेक्ट करेंगे। जो भी फॉरेन राइटर्स ने लिखा या जो वहां के नेटिव राइटर्स थे उनने लिखा, इन सबको कलेक्ट करके क्या होगा, एक मीजी रेस्टोरेशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे जो मीजी रेस्टोरेशन थी एक सक्सेस साबित हुई थी। देयर वाज अ मतलब सक्सेस। अब वही चीज मैंने जो आपको बताई थी, चलिए कि चेक किया जाता है काफी जगह पे, तो हम उस बात को भी चेक करते थे, तो चल छोड़ो वो फालतू का। देयर वाज अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द रिटन वर्ड्स एंड लिटरेरी एबिलिटी वाज हाईली वैल्यूड। वही चीज जो मैंने आपको ऊपर बता रखी थी कि एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ, एक इज्जत के साथ देखा जाता है कोई भी चीज जो कि रिटन हो, जो भी चीज लिखी हुई हो और उसे पढ़ा जा सके। ठीक है, लिटरेरी वर्क एंड रिटन वर्ड्स। ठीक है, और उनकी काफी ज्यादा वैल्यू उस टाइम पे हुआ करती थी। This was meant that a wide range of written material, official history, scholarship writing, popular literature, religious tract are available। इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है ना, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे स्कॉलरली राइटिंग जो कि बाहर से लोग आए थे उनने ये चीजें लिखी, पॉपुलर लिटरेचर काफी सारी बुक्स वगैरह, रिलीजियस ट्रैक्ट्स, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रिंटिंग भी एक टाइप से एमर्ज होके आई थी, जो हमने पढ़ा था प्रिंटिंग बुक्स के अंदर। ठीक है, तो प्रिंटिंग भी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी। तो प्रिंटिंग एंड द पब्लिशिंग वर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द प्री मॉडर्न पीरियड एंड इट इज पॉसिबल फॉर इंस्टेंस टू ट्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बुक इन द 18th सेंचुरी चाइना और जापान। अब यही चीज बोलेगा कि उस टाइम पे प्रिंटिंग भी आ गई, तो प्रिंटिंग ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपने आप को क्या करने में, किसी भी आइडियोलॉजी को या किसी भी रूलर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताने के लिए कि जापान में उस टाइम पे क्या हो था, चाइना में उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये चीज हम देखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस टू ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, वही चीज बता रखी है और कुछ नहीं। मॉडर्न स्कॉलर्स हैव यूज्ड दीज मटेरियल इन न्यू एंड डिफरेंट वे। अब मॉडर्न स्कॉलर्स की बात की गई है, मतलब जो नए स्कॉलर्स आए थे, ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जो स्कॉलर्स आए थे, उनने अपनी आइडियोलॉजी, उनने अपनी जो थिंकिंग है उसे कैसे डेवलप किया था, इन्हीं चीजें जो पुरानी ट्रेसेस है उन्हें पढ़ के, पुरानी किताबों को पढ़ के, पुरानी स्कॉलरली राइटिंग को पढ़ के जो थे, उनने अपने आप को, अपनी थिंकिंग को डेवलप करता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न स्कॉलरशिप की। मॉडर्न स्कॉलरशिप की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें दो चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स की बारे में पढ़ना पड़ता है। वो क्या है, लियांग शाओ और कुमिक कुनितेक। इनने क्या था, जापान की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई थी, जापान की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा गया था, इन दोनों ने लिखा था। एज वेल एज द अर्लियर राइटिंग्स बाय यूरोपियन ट्रेवलर्स सच एज इटालियन मार्को पोलो। अब कहते हैं कि यूरोपियन ट्रेवलर्स जैसे कि मार्को पोलो, ठीक है, और जीसिड प्रीस्ट जिसका नाम कहता है मैथ्यू रिची, और लुइस फ्रांसिस, ये जो क्या थे, ऑल ऑफ हुम लेफ्ट रिच अकाउंट इन दीज कंट्रीज। अब नहीं कहता अपने वहां, देखो मार्को पोलो कहाँ का था, इटली का, ठीक है, वो कहाँ पे, उसने चाइना में जाके उसके बारे में पढ़ा, उनके चीज बारे में लिखा, और जो अपने अकाउंट से वहीं छोड़ के आ गया था, मतलब एक कॉपी अपने पास है कि एक कॉपी चाइना में छोड़ के आ गया था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मैथ्यू रिची, ये भी चाइना में गया था, वहां पे चाइना की सोसाइटी के बारे में पढ़ा और चाइना के बारे में लिख के
अच्छी खासी डिटेल लिख के आया था। लुइस फ्रोइस वो कहाँ का था, वो भी जापान गया था, ठीक है। ये कौन सी, ये मार्को पोलो, ठीक है, मैथ्यू रिची, ये लुइस फ्रोसिस, ये कहाँ के थे, ये फॉरेन के बंदे हैं, ठीक है। फॉरेन के बंदे हैं, इन कंट्रीज में आए, उनके बारे में पढ़ा लिखा। जैसे मार्को पोलो कहाँ आया था, मार्को पोलो इंडिया में भी आया था, ठीक है। अगर आप क्लास 8th में भी इसका जिक्र है और क्लास 12th में शायद इसका जिक्र मिले, मॉडर्न इंडिया की जो 3rd बुक है उसमें हमें जिक्र देखने को मिलेगा मार्को पोलो, मिडिवल में शायद। तो क्या था, ऑल हुम वर रिच अकाउंट, हाँ मिडिवल में देखने को मिलेगा, ऑल हुम रिच अकाउंट्स ऑफ दिस कंट्री। अब इनने क्या किया, जो भी अपनी किताबें लिखी थी उससे क्या उस कंट्री के बारे में हमें पता चला कि वो कंट्री कैसी है, ठीक है, कंट्री में क्या चीज चल रही है। क्योंकि हमें सिर्फ नेटिव राइटर्स नहीं, फॉरेन राइटर्स की भी राइटिंग्स को पढ़ना है किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए। It has also benefited from the writing of Christian missionaries in the 19th century, whose work provide valuable material for our understanding of these countries. अब क्या था कि इसकी वजह से सिर्फ हमने फॉरेन राइटर्स को नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी की भी चीजों को पढ़ा था, जो कि 19th सेंचुरी में आए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या थे, जो कि अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए आए थे, ठीक है, इस जगह पे। जब वेस्टर्न कंट्री में देखो मोस्टली क्रिश्चियन कंट्रीज है, तो वहां पे क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज भेजा गया था दूसरी कॉलोनियल कंट्रीज में या फिर दूसरी जगहों पे कि हमारे धर्म को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो वो जब आए थे, उनने जो अपनी किताबें लिखी, उनसे भी हमें इन कंट्रीज के बारे में पता चलता है, चाइना और जापान के बारे में। स्कॉलरशिप इन इंग्लिश फ्रॉम, अच्छा मैं वही सोचू ये क्या लिखा है, फ्रॉम जोसेफ निदाम, मॉन्यूमेंटल वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, on George Sams on the Japanese history and the culture was grown and there was immense body of sophisticated scholars available in Japan. तो हम ये देखते हैं कि जो स्कॉलरशिप वर्क था इन इंग्लिश में, इन इंग्लिश फ्रॉम, जैसे अब जोसेफ जो बंदा आया था उसने क्या था, जो भी अपनी राइटिंग थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, ठीक है। उनका क्या था, एक मॉन्यूमेंटल वर्क था, मतलब उनने जो लिखा ना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चाइना और मतलब ये इनकी हिस्ट्री में, चाइना और जापानीज की हिस्ट्री में, ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। इनने जॉर्ज सिर्फ ने किसके बारे में लिखा, चाइनीज के बारे में लिखा था। और जॉर्ज सैमसन आया था, उनने किसी जापानीज हिस्ट्री के और उसके कल्चर के बारे में लिखा था, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड स्कॉलर अवेलेबल टू, वही चीज बता के। इन रिसेंट ईयर्स राइटिंग बाय चाइनीज, आप बस इस वाले पैराग्राफ में ना आप ये चीज देखना कि जो जोसेफ था, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये, जोसेफ ने किसके बारे में लिखा, चाइना के बारे में। और जो जॉर्ज था उसने किसके बारे में लिखा, उसने लिखा जापान के बारे में, बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। यही दो चीज इस वाले में बता रखी है ऊपर वाले में। In the recent years, writing by Chinese and Japanese scholars have been translated into English. अब कुछ ये जो हाल फिलहाल के कुछ सालों में क्या हो, रिसेंट मतलब आसपास के कुछ सालों में क्या, जो राइटिंग्स बाय चाइनीज एंड जापानीज स्कॉलर्स हैव ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, जो चाइनीज लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में जो ये चीजें लिखी गई थी, हिस्टोरिकल वर्क लिखा था, उसे क्या किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू हुआ। क्योंकि दुनिया भी तो पढ़े ना कि क्या लिखा है, नेटिव लोगों ने क्या लिखा है। सम ऑफ होम टीच अब्रॉड एंड राइट इन इंग्लिश एंड इन द केस चाइनीज स्कॉलर्स इन 1980s हैव बीन वर्किंग इन जापान एज वेल एज इन द जापानीज। अब क्या था कि कुछ जो ये राइटिंग्स थी उन्हें कहाँ बाहर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे आप भी आप पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, चाइना, जापान, कोरिया, इन सब के बारे में पढ़ रहे हो, तो इनकी जब चीजों को ट्रांसलेट किया गया तभी तो आप पढ़ रहे हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो यही चीज बता रखी है। And in case of Chinese scholars since 1980s, many have been working in Japan as well as write in Japanese. अब क्या था कि जापान के जो स्कॉलर्स थे वो चाइना में जाए थे, चाइना के स्कॉलर जापान में आए थे इन चीजों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दिस हैज मेंट दैट वी हैव scholarly writing from many part of the globe and give us richer deeper picture of the countries। इसका मतलब क्या है कि जो स्कॉलरली राइटिंग मतलब कि जो स्कॉलर्स आए थे, अब देखो जैसे हमने ऊपर बात की मार्को पोलो की, ठीक है, मैथ्यू रिची की, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज की, फिर बाकी अलग अलग जोसेफ की, फिर जॉर्ज की, और जापानीज राइटर्स जो चाइना में, चाइनीज राइटर जो जापानीज में थे। तो ये जो सारी राइटिंग है उससे हमें पता चला कि सिर्फ एक सोर्स नहीं है उस जगह पढ़ने का, काफी सारे, ठीक है, काफी सारे क्या है ग्लोब में सोर्स चले चाइना जापान को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से इमेज क्या थी वो जानने के लिए। अब हम पढ़ने वाले नाइतो कोनन के बारे में। आप यहाँ पे एक एस्ट्रे देख रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इन जापान में क्या था, सरनेम सबसे पहले था। अगर हम इंडियन वर्जन में लेके जाए तो इसका नाम क्या होगा, कोनन
नाइतो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सरनेम बाद में आता है, बट इंडिया के साउथ में भी सरनेम पहले आता है। जापान में कल्चर में पूरी जगह पे क्या होता है कि सरनेम पहले आता है। अब जो कोनन नाइतो है ये क्या था, एक लीडिंग जैपनीज स्कॉलर था, कहाँ का, चाइना का, ठीक है। अब जो नाइतो कोनन है उसने क्या किया, राइटिंग इन्फ्लुएंस स्कॉलरशिप अराउंड द वर्ल्ड, इसकी जो राइटिंग थी ना पूरे वर्ल्ड में क्या थी, एक अच्छा खासा दर्जा उसने स्टैब्लिश कर रखा था। यूजिंग द न्यू टूल्स ऑफ वेस्टर्न हिस्टोग्राफी, नाइतो बिल्ड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग चाइना एज वेल एज ब्रिंगिंग हिज एक्सपीरियंस एज जर्नलिस्ट देयर। अब हिस्टोग्राफी क्या होती है, हिस्टोग्राफी होगी एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मान लो हिस्टोरिक है, ठीक है, हिस्टोरिक इंसिडेंट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसे अगर मैं क्या करूं, कंपाइल कर दूं कि ये इस सीक्वेंस में, इसका जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में अगर वर्क कर रहा है, हिस्ट्री है, तो इसे हिस्टोग्राफी कहेंगे। इस सीक्वेंस में आने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि अब जैसे आप क्लास 1 आई, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो आपको एक वो मिल रहा है ना, आपको एक स्टेपिंग मिल रही है कि हाँ मुझे ये चीज समझ आ गई, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई, ये आ गया। बट पुराने टाइम पे क्या था कि ये जो चीजें थी 4, 2, 1, 3, कुछ इस टाइप के हमें ये चीज जम्बल अप देखने को मिलती थी। तो जो नाइतो आया इसने क्या किया, ये जो जम्बल अप चीजें थी, पेन कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा, जो जम्बल अप चीजें थी उसने उसे क्या किया, सीक्वेंस वाइज लेके आया, उसे बोला गया हिस्टोग्राफी। तो नाइतो ने जब इसे सीक्वेंस वाइज लेके आया कि चाइना की हिस्ट्री पहले ये थी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हम चाइना को कैसे समझ सकते और अच्छे तरीके से हमें समझने में चाइना को मदद मिली। He helped establish the Department of Oriental Studies in Kyoto University 1907। अब क्या था, उसने क्या डेवलप किया, ओरिएंटल स्टडी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज इन क्योतो यूनिवर्सिटी 1907 में। और इन शिनारों, शिनारों कौन है, जगह नहीं है, शिनारों क्या है, एक बुक है, ठीक है, ये क्या है, बुक है, जिसे हम ऑन चाइना भी कह सकते हैं, ठीक है, शिनारों कह लो या ऑन चाइना कह लो। ही आर्ग्यूड दैट रिपब्लिकन गवर्नमेंट offered the Chinese a way to end aristocratic control and centralize the power that has existed कह रहा हूँ since the Shung dynasty, a way to revitalize local society where reforms must begin। अब यही चीज बोलेगा, इसने इस किताब में बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल है उसे क्या कर देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल क्या था, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल वो कंट्रोल है, जैसे मान लो कि एक फैमिली, ठीक है, वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है इस पूरी कंट्री को, तो उसने कहा हमें एरिस्टोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल इसे खत्म करना चाहिए और सेंट्रलाइज पावर को एंड सेंट्रलाइज पावर दैट हैज एक्सटेंस इन द शुंग डायनेस्टी। अब क्या था, शुंग डायनेस्टी जो थी ना वो क्या थी, एरिस्टोक्रेसी को फॉलो कर रही थी। शुंग डायनेस्टी की काफी जो लाइनेस थी, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, वो क्या कर रहे थे, सारी पावर अपने हाथ में ले ली और पूरे चाइना पे कैप्चर कर रही थी। तो जो नाइतो कॉनन था उसने कहा अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमने आपको डेवलप करना है, तो हमें सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी कंट्रोल, ये शुंग डायनेस्टी जो ये जो पावर अपने हाथ में लेके बैठे, इसे क्या करना है, हटाना है, ठीक है, तभी जाके हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। फिर he saw in Chinese history strength that would make it modern and democratic। उसने कहा चाइना में, मैंने इतनी स्टडी की है, चाइना की हिस्ट्री पढ़ी है, तो हम मुझे पता है चाइना के अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी है, इतना स्ट्रेंथ है कि अपने आप को क्या कर पाए, मॉडर्न कर पाए, एक अपने आप को आजाद रख पाए। जापान he thought had important role in playing in China but he underestimated the power of Chinese nationalism। उसने कहा जापान जो है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है किसमें, चाइना को एमर्ज करने में, बट उसने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया चाइना के नेशनलिज्म को। मतलब उसने ये कहते हो चाइना की हिस्ट्री में पावर है, ठीक है, जापान भी हमारी मदद कर सकता है हमें डेवलप करने में, बट नाइतो ने एक चीज देखी कि उसने ना ये किया कि जो चाइनीज नेशनलिज्म है, एक नेशनलहुड है, उसे अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि कभी भी अगर आपकी कोई कंट्री है, ठीक है, अगर आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री को क्या है, स्ट्रांग रहना है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, तो एक नेशनलिज्म जो है ना लोगों के अंदर जागना चाहिए। अगर आप इंडियन हो, ठीक है, आप देखते हो कि इंडिया की आर्मी के ऊपर कोई भी अटैक होता है, ठीक है, इंडिया की आर्मी या फिर इंडिया की बाउंड्री जो है, बॉर्डर है, उसे ऑल्टर करने की कोशिश करती, तो आप कहते हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये कंट्री कैसे कर सकती है, इंडियन आर्मी को करना चाहिए। तो ये जो चीजें नेशनलिज्म है, ठीक है, एक सेंस ऑफ नेशनलहुड की हम एक सारे एक इकट्ठा रह रहे हैं, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा नेशनल एंथम है, तो ये इसे हम नेशनलिज्म कहा गया। तो अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ नहीं अभी, तो ये चीज बच रही है, बट चैप्टर जो है वो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए इतने पे स्टॉप करते हैं। तो ये हमारी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो था, अगला वीडियो आएगा वो हमारा पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो
होगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।